हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। होंगजो जो होयंग के आगे आगे जा रही होती है और होयंग उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। अब आगे जाकर रुक जाती और इसकी तरफ देखकर कहने लगती है कि कांग होयंग, तुम कब तक मुझसे इसी तरह डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे। अब उसकी कांग होयंग वाली आवाज सुनकर कहने लगता है कि जब भी तुम मुझे मेरे फुल नेम से बुलाती हो तभी मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है और तुम्हारी इसी तरह हाई स्कूल में बुलाते बुलाते कब पता नहीं मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं इसी आवाज को तरसता रहता था कि कब तुम मुझे मेरे फुल नेम से बुलाओगी और मेरे पास आओगी, चाहे तुम अपनी फ्रेंड का लेटर देने ही मुझे आती थी। अब 10 साल पहले की तो बात ठीक थी, बट 10 साल बाद जब मैं तुमसे मिला तुम ड्रंक हुई थी और तभी तुमने मेरे नेम से मुझे बुलाया, तभी मेरी हार्ट बीट तेज होगी। मुझे पता लग गया कि मेरी फीलिंग्स चेंज तुम्हारे लिए नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे लिए अभी भी वैसे ही फील करता था। ये बात कहते हुए उसके पास आ जाता और उसके सर पर प्यार देने लगता है, तो ये भी उसकी क्लोज हो गई थी और वो भी इसे किस करने वाला होता है। वैसे ही होयंग के मोबाइल पर कॉल आ जाती है, वो कॉल अंकल की होती है। कॉल देखते ही कट कर देता और वापस से किस करने लगता है, पर अब की बार होंगजो के मोबाइल पर कॉल आ जाती है। वो कॉल उसे दिखाने लगती है कि देखो अंकल की कॉल आई है। वो अंकल की कॉल जैसे ही पिक करते हैं तो अंकल कहते हैं कि इमरजेंसी हो गई है। अब ऐसे दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर होयंग तो बस उसे छोड़ने के लिए आया था। कहने लगता है कि मुझे कंपनी में काम है तो मुझे जाना होगा। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जा सकते। तो वह कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पहले घर जाते हुए देखूंगा। तो ये भी भागते हुए जाने लगते और ऊपर जाकर भी इसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि कल मैं क्या करने वाली हूँ। तो वो पूछ लेता है कि बताओ कल तुम क्या करने वाली हो। तो कहती है कि कल भी मैं तुमसे मिलने वाली हूँ, परसों भी मैं तुमसे मिलने वाली हूँ। वो तो ये बात कहने के बाद हंसने लगती है और ये भी उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। तो ये भी जल्दी से घर भागकर आ गई थी और आते साथ ही सबसे पहले बेड के नीचे से चीजें निकालती है। पहले तो उसे जुनहो से रिलेटेड कुछ चीजें मिलती और फिर एक बॉक्स में उसके बचपन की अपने मॉम डैड के साथ पिक्स होती हैं और वहीं पर उसका वो करियर प्लान भी पड़ा होता है जो वो उस टाइम पर होयंग को देना चाहती थी बट नहीं दे पाई थी। और जल्दी से देखकर कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम यहीं पर होगे, और अपने और होयंग के नेम को देखकर और भी ज्यादा खुश हो गई थी और इसी से उसकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती और इसे वही गिरने वाला सीन भी याद आता जिसमें होयंग इसके कंधे पर सर रख कर सो गया था और तब भी इसके सरकने की वजह से इसकी हार्ट बीट तेज हो जाती, क्योंकि उस टाइम पर ही ये होयंग के लिए फील करने लगी थी। इन्हीं बातों को याद करते हुए खुश हो रही होती है और इधर होयंग दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के पास आता है। मॉम कोरिया वापस आ चुकी थी, उसकी मॉम उसे देखकर खुश हो रही होती और होयंग अपनी मॉम के पास बैठते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि आप भी कोरिया आएंगी। तो वह कहती है कि हाँ, पर होयंग सीधी बात करता है कि आपको मेरे लिए अब कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं, आप जो भी पहले फैसले लेती थी वो बहुत अच्छे होते थे, बट अब मैं अपनी मर्जी के फैसले करना चाहता हूँ और प्लीज मुझे इस चीज के लिए मना मत करिएगा। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैंने अपने फैसले को अभी भी चेंज नहीं किया। पापा कहता है कि प्लीज मेरे रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट कर ले और मुझे रिजाइन करके यहीं पर रहना है। पर उसकी मॉम कहती है कि मैं यहाँ पर रहूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी, पर वापिस अकेली नहीं जाऊंगी बल्कि तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगी। ये कहकर उसकी मॉम वहाँ से रूम में चली जाती है कि मैं काफी लंबी फ्लाइट के बाद आई हूँ और ये भी अपनी मॉम को कुछ भी नहीं कह पाता। इधर हमें हाईजी दिखाई जाती है जो स्टाफ रूम में आती है और अपनी जगह पर आकर बैठने लगती, तभी वहाँ पर टीचर आ जाती और पूछने लगती है कि तुमने अपने बालों को क्या किया। तो वो बताती है कि कल मैंने स्टाइल बनवाया तो आज मैं स्ट्रेट करके वापस से आ गई हूँ। तो वो कहने लगती है कि अगर तुम किसी लड़के के लिए अपने ऊपर पैसे वेस्ट कर रही हो तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, लड़के कभी भी इतनी छोटी छोटी चीजें नोट नहीं करते। तो वो कहने लगती है कि ये मैंने अपने लिए किया और मैं इतनी छोटी छोटी चीजें भी याद रखती हूँ। कल मैंने ये किया था और आज मेरे बाल स्ट्रेट है और शायद मैं कल कुछ और करूंगी। उसकी ये बात सुनकर तो टीचर ही वहाँ से चली जाती है और ये भी अपनी जगह पर बैठ गई थी और साथ में एक बैग भी लेकर आई थी। वैसे हमें मिस्टर सन दिखाए जाते जो फ्री होकर जब स्टाफ रूम में आते हैं तो अपनी जगह पर आकर बैठते और बैग पड़ा देखकर उसे ओपन करके जैसे देखते तो उसके अंदर हाईजी का नेम होता है और साथ में इनके शूज होते हैं। वो तो एकदम से झटके से उठता है, उसका नेम पढ़ते साथ ही सभी लोग इसकी तरफ देखने लग जाते और ये वापस से गुड मॉर्निंग उन्हें कहने लगता है और फिर से बैठ जाता और उसके अंदर जो उसे नोट छोड़ा हुआ तो उसे पढ़ने लगता है। वो उसे थैंक्स कह रही होती है और कहती है कि मैंने इन्हें वॉश करके तुम्हें वापस कर दिया है। अब ये भी जब अपने बच्चों के साथ ग्राउंड में भाग रहा होता है तो बहुत ही तेज भाग रहा था एक बच्चा, तो पूछने भी लगता है कि आज सर आपको क्या हो गया, आप इतने तेज क्यों भाग रहे हैं। पर उसे ये नहीं पता होता कि आज तो उसने वही शूज पहने जो हाईजी ने पहने तो अब धोकर वापस किए हैं, इसलिए उन शूज को देखते हुए काफी खुश हो रहा था और तेज भी भाग रहा होता है। और हाईजी दिखाई जाती है जो स्क्रिप्ट के काम के लिए अपनी चीजें वगैरह भी उठा लेती और जैसे जाने लगती है सबसे पहले होयंग के पास जाने का सोचती, इसलिए डोर आकर नॉक करती है पर कोई भी डोर ओपन नहीं कर रहा होता। वैसे से होयंग की कॉल आ जाती है तो उसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे देखने के लिए आई हो। तो वो कहती है कि तुम मुझे कहीं से देख तो नहीं रहे हो, तुम्हें कैसे पता। तो वो उसे कहता है कि आज रात के प्लान के बारे में तुम भूली तो नहीं हो। तो वो कहती है कि नहीं, आज रात हम मिलेंगे। ये कहकर बाय कर देती और अपने काम के लिए जाने लगी थी, जबकि होयंग जो इसे काम के लिए छोड़ना चाहता था पर अपनी मॉम की वजह से यहीं पर बैठा था। इसकी मॉम भी तैयार होकर आ जाती और होयंग भी उन्हें कंपनी लेकर जाने लगता है। उसकी मॉम हर जगह को काफी ज्यादा गौर से देख रही होती है और होयंग कहने लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, बस कुछ चीजें चेंज हुई होंगी। पर वैसे ही देखते देखते उन्हें वहाँ पर होंगजो भी नजर आ जाते। अब होंगजो को वो जैसे ही देखते हैं वैसे ही पहचान जाती है। अब होंगजो को तो देख रही होती है, फिर होयंग को देखने लगती है कि क्या इसने होंगजो को देखा, पर होयंग ने तो होंगजो को देखा ही नहीं था। और इधर होंगजो जो बैठकर सोच रही होती है कि वो कहाँ पर बिजी होगा, ऐसा भी उसके पास क्या काम आया होगा, क्या वो मुझे बात बताएगा। तो कहने लगती है कि नहीं, मुझे क्या जरूरत
जरूरत है जानने की। अब मिस्टर सन स्कूल में दिखाए जाते जिन्हें हाजी के साथ की बातें याद आ रही होती है और उन्हें भी फील होता है कि उसने काफी गलत किया था, इसलिए सॉरी करना चाहता था और इस चीज के लिए प्रैक्टिस भी कर लेता है। और जैसे स्टाफ रूम में जाता है वहाँ पर हाजी पहले से बैठी हुई थी। उसे देखकर जैसे उसके पास जाने लगता है पर वैसे ही हाजी के स्टूडेंट्स उसके पास आ जाते हैं क्योंकि वो उनकी होम रूम टीचर थी। वो टेंसेस समझने के लिए आते और हाजी भी उन्हें समझा रही होती है कि आप लोगों ने किस टेंस का कहाँ पर यूज करना है और उसकी पहचान क्या होगी। मिस्टर सन भी बैठकर सुन रहे होते और जैसे वो स्टूडेंट्स वहाँ से चली जाती है। अब उनके जाने के बाद हाजी भी वहाँ से जाने लगते। मिस्टर सन जल्दी से जब उठने लगते हो तो वापिस से लग जाते हैं। बस अभी से सॉरी करने के बाद वहाँ से बाहर निकल आए थे और हाजी को रोककर उसे कहने लगते हैं कि वो मैं कल के लिए कह रहा था कि क्या तुम्हें सॉरी फील नहीं हुआ। ये सुनते साथ ही वो कहने लगती है कि कल मैंने आपको सॉरी तो किया था, क्या वो काफी नहीं था। असल में वो तो कहना चाहता था कि मैं सॉरी करना चाहता, बट उसने तो ये बात उसी पर डाल दी थी। अभी वो आगे कोई और बात करता है इससे पहले कॉल आने लगती है तो हाजी से कहती है कि मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और ये भी बस देखता रह जाता है, बात को क्लियर नहीं कर पाता। और होंग जो भी जुनहो के स्टूडियो में पहुंच जाती है वो उसके लिए डोर ओपन करता और अपने स्टूडियो में उसे ले आया था और उसे बैठने को बोलता। अब ये भी जहाँ पर जाकर बैठने लगते है वहीं पाँव के पास इसके बॉक्स होता है। अब ये नीचे की तरफ बॉक्स को देखने लगते जहाँ पर जिन्होंने जानबूझकर इसके दिए हुए लेटर्स रखे थे और साइड में बुक्स भी रखी थी जो होंग जो रीड क्या करती थी और सभी वो पिक्स भी लगाई हुई थी जो दोनों के साथ में थी, काफी मेमोरीज। पर वो किसी भी बात पर जरा भी गौर नहीं करती और अपना चुप करके बैठी हुई थी। वो तो बस ये चाहती थी कि स्क्रिप्ट पर बात करे और यहाँ से चली जाए। और इधर जुनो जिसकी आंखों में आंसू आए होते और वो अपनी मेडिसिन देख रहा होता है जिसकी वजह से होंगजो से दूर हो गई थी। अब ये भी होंगजो के पास आकर बैठ जाता और पूछने लगता है कि तुम इस स्क्रिप्ट को लेकर और इस स्टोरी को लेकर कुछ कहना चाहोगी। और वैसे हमें कंपनी में अंकल दिखाए जाते हैं जो सब एम्प्लॉयज को डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं क्योंकि सीईओ आने वाली थी, मतलब होयांग की मॉम। पर वो खुद ही बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि उनसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा होता। और वैसे होयांग अपनी मॉम के साथ आ जाता है। उन्हें देखते साथ ही अंकल तो बिल्कुल सीधा होकर खड़ा हो गया था और बाकी सबको साथ में लेते हुए उसे हेलो बोलता है। अब वो भी वहाँ से ऑफिस जाने लगती है और अंकल भी जल्दी से होयांग को रोक लेते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या तुमने अपना ठीक से काम नहीं किया था केस पर, जो यहाँ पर तुम्हारी मॉम आ गई है। तो वो कहने लगता है कि मैंने तो ठीक से केस पर काम किया था और वो तो सबमिट भी हो चुका है, मुझे नहीं पता कि मॉम यहाँ पर क्या लेने के लिए आई है। तो अंकल पूछने लगते हैं कि तुमने उन्हें उनके घर के बारे में तो नहीं बता दिया। तो वो कहता है कि नहीं बताया। तो अंकल कहते हैं कि अगर उन्हें पता लग गया ना कि वो घर मैं यूज कर रहा हूँ, उसको रेनोवेट करवा दिया है, फिर तो मेरी खैर नहीं, वो तो मुझे मार ही डालेगी। वैसे सीईओ के लिए टीवी आ जाते तो वो भी होयांग अपनी मॉम के लिए लेकर ऑफिस में चला जाता है। अब अंकल भी पीछे से ऑफिस में आ गए थे और होयांग की मॉम बाहर का व्यू देख रही होते कहने लगते हैं कि व्यू तो काफी अच्छा है, पर अंकल कहने लगते हैं कि ये व्यू उतना भी अच्छा नहीं है जितना यूएस वाली ब्रांच का व्यू अच्छा है। पापा कहती है कि मेरे घर का बताओ, वहाँ पर क्या तुम रह रहे हो या वो खाली पड़ा हुआ है। तो वो बताते हैं कि नहीं वो खाली नहीं है, बल्कि वो तो रेंट पर दिया हुआ है और बहुत ही अच्छे लोग हैं जो रेंट पर वहाँ पर रह रहे हैं और बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही घर है। अब इन्होंने अपना सच तो यहाँ से छुपा लिया था। तो वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, फिर मेरा कंपनी के पास ही कोई होटल ढूंढो जहाँ पर मैं रहूंगी और अब मैं यहीं पर काम करने वाली हूँ। अंकल तो परेशान हो जाते हैं कि क्या ये यहाँ पर काम करने वाली है और होयांग की तरफ इशारा करते हैं। तो होयांग कहने लगता है कि मॉम अगर आप मेरी वजह से यहाँ पर रुक रही हैं तो आपको रुकना नहीं चाहिए बल्कि वापस चले जाना चाहिए, मैं आपके साथ नहीं जाने वाला। पर उसकी मॉम उसे बोल देती है कि मैंने कहा हुआ है ना कि मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी, अकेली तो बिल्कुल नहीं। अब होयांग भी अपनी मॉम को कुछ भी नहीं कह पाता और इधर होंगजो जिसने जुनहो को अपने आइडियाज वगैरह बता दिए तो वो उसी को देख रहा होता है। और वैसे ही होंगजो कहती है कि चलो मैं चलती हूँ और मैं इस प्रोजेक्ट से एक्सक्यूज लेना चाहती हूँ, मतलब वो इस प्रोजेक्ट को ही छोड़ना चाहती थी और कहती है कि जो भी मैं कुछ बताना चाहती थी मैंने कह दिया है। ये कहकर बाय करते हुए जाने लगती है पर वो उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे रिव्यू तो करने दो, मैं इसका फीडबैक भी तुम्हें दूंगा। पापा कहती है कि नहीं मैं चलती हूँ, वो बाद में दे देना। पर जुनहो की तो उसके जाने के नाम से तबीयत खराब हो जाती है, वो तो गिरने लगता है। होंगजो जल्दी से आकर उसे पकड़ती है पर वो तो होंगजो को अपने से दूर कर देता, कहता है कि मुझसे दूर रहो और अपने टेबल से थोड़ा दूर आकर भी उसे बोलता है कि तुम अब चली जाओ, मैं तुम्हारा फीडबैक तुम्हें बाद में दे दूंगा जब मैं इसे अच्छे से रीड कर लूंगा। ये कहने के बाद फिर से जब गिरने लगता है तो जल्दी से होंगजो से पकड़ लेती है और पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम बीमार हो। तो वो कहता है कि अगर मैं बोलूं कि मैंने तुम्हें अपनी किसी बीमारी की वजह से छोड़ा था तो क्या तुम वापस आ जाओगे और मुझे माफ कर दोगी। ये सुनकर तो होंगजो बिल्कुल चुप सी हो जाती है। और वैसे हमें एक्स्ट्रा सीन में दिखाया जाता है कि होयांग जिसकी अभी अपनी मॉम से कॉल पर बात होती है और उसकी मॉम की कार भी वहीं पास में खड़ी होती है और वो बस के आते ही वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद भी उसकी मॉम वहाँ से नहीं जाती बल्कि होंगजो को उसके बस स्टॉप पर देख लेती है। ये देखकर उसके पास चली गई थी और उससे जाकर पूछने लगती है कि क्या ये तुम्हारी चीज है जो बैग वहाँ पर पड़ा हुआ था। अब वो भी बैग को पकड़ कर देखने लगती है और उसमें जो चीजें होती है वो उसकी फेवरेट होती है और कहने लगती है कि ये मेरी फेवरेट है बट मेरी नहीं है। ये कहते हुए उन्हें देने लगती है तो वो कहती है कि नहीं ये तुम ही रखो, ये तुम्हारी है। वो भी ये बात सुनकर उन्हें देखने लग जाती है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के पास लड़कियों को पसंद आने वाली चीज भी हो सकती है। होंगजो बात सुनकर कहने लगती है कि क्या, पर वो तो बैग की तरफ इशारा कर देती तो होंगजो समझ आती है कि मुझे इसे यहीं पर छोड़कर चले जाना चाहिए। वो वहीं पर छोड़ के उन्हें गुड बाय करके वहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट ट्यूसडे को आएगा। तब तक के लिए ओके बाय बाय।